नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी ईबीएस की जो क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रही है, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल 4 क्लास को कर लिया है। आज आपका 5वां क्लास है, जिसमें हम लोग कार्य और खेल के बारे में बिल्कुल विस्तृत तरीके से जानने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लासों से जानते हुए सारी चीजों को आ रहे हैं। तो आज आपकी कार्य और खेल से क्लास है, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल अब पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उसे आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, क्योंकि इस क्लास को इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कि अब आपके सीटेट में कार्य और खेल से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब के सब इसी पीपीटी से आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कार्य एवं खेल किसे कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कार्य और खेल की बात करें तो चूंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो बालक के परिप्रेक्ष्य में होता है, इसलिए हमको यहाँ पर कार्य और खेल की परिभाषा भी बालक के परिप्रेक्ष्य में ही देखनी है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बालक के परिप्रेक्ष्य में कार्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवश्यक कार्य और नंबर 2 अनावश्यक कार्य, जिसकी चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, जो कि बालक के शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करते हैं। यानी कि कार्य और खेल ऐसे होते हैं जो बालक के मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को मजबूत बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं बालक के लिए कार्य और खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो खेल के माध्यम से यानी कि गतिविधि के माध्यम से बहुत कुछ चीजें सीख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में शामिल किया गया है उन खेलों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में आपके साफ साफ कहा गया कि एनसीईआरटी बुक में जो जो भी चीजें शामिल हैं उन सभी को हम सीटेट के एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो वहां पर कबड्डी के खेल का बिल्कुल विस्तृत तरीके से चर्चा किया गया है, जो कि वहां से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कबड्डी का खेल सबसे पहले देखना है, उसके बाद हालांकि आगे मैं खो खो खेल और जिक्सा का खेल के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कबड्डी के खेल को देखते हैं, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सारी चीजें बिल्कुल विस्तृत तरीके से देखने वाले हैं। तो आपसे बस उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सबके सब सही हो जाएंगे। पीपीटी बहुत ही छोटी है, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कबड्डी के खेल की, तो कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, जिसे पूर्व में हुतुतु के नाम से जाना जाता था। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कबड्डी के खेल मैदान को कोर्ट कहा जाता है, जिसकी माप कबड्डी महासंघ के हिसाब से 15 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई होती है। यानी कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबड्डी के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है और इसकी कबड्डी महासंघ के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन अगर आपके याद नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें नंबर 3 की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ तौर से कहा गया है कि इस खेल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 तो कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। अब वहीं पर अगर हम लोग बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर आप देख सकते हैं कि कबड्डी के खेल की अवधि जो होती है वो आमतौर पर 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में बटी होती है। हालांकि यदि आयोजक चाहे तो इसके खेल की अवधि को 10 से 15 मिनट भी कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ये मिल जाएंगे कि जो कबड्डी के खेल की अवधि होती है वो कितने हिस्सों में बटी होती है और कितने कितने मिनट की होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि आयोजक चाहे तो खेल की अवधि को कम या ज्यादा कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यदि आयोजक चाहे तो इस अवधि को 10 से 15 मिनट भी कर सकता है। वहीं पर अगर हम लोग नंबर 5 की बात करें तो कबड्डी का विश्व कप सबसे पहले साल 2004 में खेला गया था, जिसका विजेता अपना भारत ही रहा था। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कबड्डी का विश्व कप सबसे पहले किस सन में खेला गया था और उसका विजेता देश कौन था। अब दोस्तों, वहीं पर अगर हम लोग नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर आप देख सकते हैं कि कबड्डी खेल में आंख, हाथ व पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है, क्योंकि इस खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। यानी कि इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि इस खेल में उन्हीं खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि आंख, हाथ व पैर से बिल्कुल सही होते हैं। अब वहीं पर अगर हम लोग नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर आप देख सकते हैं कि कबड्डी खेल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें आपका चिडू गुड़ू, हा डूडू या फिर छू किटकिट, ये तीनों नामों से कबड्डी के खेल को जाना जाता है। अब आपसे कबड्डी खेल से जुड़ी 3 बहनों की कहानी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इन 3 बहनों की कहानी भी दी गई है। ये कौन सी बहनें थी, इनकी क्या कहानी थी, इस पर अब हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ज्वाला, लीला और हीरा तीनों बहनें थी जो मुंबई में रहती थी। यानी कि आपको ये नामें बिल्कुल याद करके रखना है, ज्वाला, लीला और हीरा। इसमें से आपको पूछ सकता है कि कबड्डी खेल से जुड़ी 3 बहनें कौन कौन सी थी। आपको 4 नाम दिया जाएगा, जिसमें से ज्वाला, लीला और हीरा रहेगा।
चौथा कोई अन्य नाम दे दिया जाएगा जो कि गलत रहेगा और वही आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों बहनें कहाँ पर रहती थी? तो ये तीनों मुंबई में रहती थी, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु उस समय हो गई थी जब ये बहुत छोटी थी। यह अपने तो मामा के साथ खो खो और कबड्डी खेला करती थी तथा दूसरों को सिखाया भी करती थी। हालांकि उन दिनों समाज में लोग इनकी निंदा करते थे कि ये लड़कियां छीना झपटी और छोटे कपड़ों का खेल खेलती हैं। यानी कि आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि जब ये तीनों बहनें कबड्डी का खेल खेला करती थी तो उस समय जो है लड़कियों को उतना अवसर नहीं दिया जाता था, इसलिए समाज में इनकी निंदा होती थी और समाज के लोग इनको यही कहते थे कि ये छीना झपटी का खेल खेलती हैं और छोटे कपड़े पहन करके ये खेल खेलती हैं। तो कहीं ना कहीं इनको निंदा का शिकार बनाते थे, लेकिन फिर भी इन तीन बहनों ने बिल्कुल लोगों की बातों को नहीं सुनी और अपने कार्यों पर ध्यान दिया, जो आज लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, इनकी छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी और इन्होंने कबड्डी का एक क्लब बनवाया जो आज भी इतने सालों बाद चल रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इन तीनों बहनों ने कैसे ऊंचाइयों को अपने दम पर छू लिया था। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर से कहा जा रहा है कि हीरा जो है वो कबड्डी की कोच भी बन गई थी और जिन्होंने एक क्लब भी बनवाया था जिसमें आज भी कई बच्चे बिल्कुल अपने खेल को खेल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ध्यान दे करके एक पॉइंट लिखा है जिसमें आपको एनसीएफ से जुड़ी कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, यानी कि ज्वाला, लीला और हीरा इन तीन बहनों की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब इन सब चीजों को बिल्कुल आपको समझ के चलना है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि ज्वाला, लीला और हीरा जो तीन बहनें कबड्डी के खेल से जुड़ी हुई थी उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बालक हो चाहे बालिका हो, उसके व्यक्तित्व को निखारने का उसको बिल्कुल अवसर देना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ जो आपका 2005 है वो भी लिंग भेद, जाति भेद को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जो कबड्डी के खेल से जुड़े सारे भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। वो सारी चीजें आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज कर करके देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे और कबड्डी के खेल से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे वो सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नंबर 2 पर आपका आ जाता है जिक्सा का खेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। जिक्सा का खेल की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा खेल है जिसे अनियमित आकार के टुकड़ों को जोड़ करके खेला जाता है, अर्थात एक पूरी तस्वीर को कुछ अनियमित आकार के टुकड़ों में जोड़कर खेला जाता है। यानी कि मैं आपको इस खेल का मतलब समझाऊं तो एक आकृति होती है जिसे कई टुकड़ों में काट लिया जाता है और उन्हें जोड़ जोड़ करके फिर से नई उस तस्वीर को बनाई जाती है और इस खेल को खेल करके आनंद लिया जाता है। इससे आपके शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताएं बिल्कुल विकसित होती हैं, जिसकी आपको नीचे पूरी व्याख्या दी गई है कि अर्थात एक पूरी तस्वीर को कुछ अनियमित आकार के टुकड़ों में काट कर यानी कि बांट कर इसको खेला जाता है और इसे पुनः जोड़ करके पूरी तस्वीर बनाई जाती है, जिसमें बालक के मानसिक घूर्णन, दृश्य, स्थानीय क्षमता जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिक्सा का खेल जो है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यहाँ से भी कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप बिल्कुल जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। नंबर 3 पर बात करें खो खो खेल की, तो खो खो खेल जो है वो भारत का कबड्डी के बाद दूसरा लोकप्रिय खेल है जिसे शरीर से तंदुरुस्त और स्वस्थ लोगों द्वारा खेला जाता है। अब वहीं पर अगर हम लोग नंबर 2 पर बात करें तो इस खेल का मैदान जो है वो आयताकार होता है, जिसकी लंबाई 29 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होती है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन अब देखने को मिल जाएगा कि खो खो का खेल जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो आपको उत्तर आयताकार सही करना है। और अगर आपको लंबाई चौड़ाई अलग अलग पूछ लिया जाए तो वहां पर आपको इसके लंबाई और चौड़ाई को भी बिल्कुल याद करके रखना है। अगर आप ये चीजें बिल्कुल भूल जाएंगे तो आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपको 29 मीटर, 16 मीटर और 28 मीटर, 15 मीटर ऐसे ऐसे करके बिल्कुल नजदीक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको इन पैरामीटर को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो खो खो के खेल का मैदान होता है वो 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। नंबर 3 की बात करें तो इस खेल में प्रत्येक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी मैदान में तथा 3 खिलाड़ी बाहर होते हैं। यानी कि 3 खिलाड़ी बाहर इसलिए होते हैं कि अगर मान लीजिए 9 खिलाड़ी में से कोई भी खिलाड़ी घायल हो जाता है तो उसे यहाँ पर मौका दे दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि खो खो के खेल से जो जुड़ी जानकारी थी वो मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल प्रोवाइड कर दी हैं। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसे कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए और जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको भी नोट डाउन करके चलिए, ताकि सीटेट का एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर कार्य और खेल में ही आपका कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी
कर्णम मल्लेश्वरी का विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पॉइंट को छोड़ देंगे तो आपके कई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब कर्णम मल्लेश्वरी से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीजें अब हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कर्णम मल्लेश्वरी से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है। तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करके आना है भारोत्तोलक। अगर आपको भारोत्तोलक नहीं मिलता है तो आपको वेट लिफ्टर मिल जाएगा, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी को वजन उठाने के लिए जाना जाता है, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के कुलम में 1 जून 1975 को हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। नंबर 2 पर बात करें तो यह ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठाया हुआ है। तो यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो आपको उत्तर कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल सही कर देना है। और यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये बन जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने किलोग्राम तक का वजन उठाया हुआ था। तो 130 किलोग्राम का वजन उठाया हुआ था। ये चीजें बिल्कुल आपकी सही हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपका नंबर 4 पे जो क्वेश्चन बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि इन्होंने भारत के बाहर कुल कितने मेडल जीते हैं। तो आपको बता दूं कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीते हुए हैं। तो ये भी आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ये आपको विषय वस्तु के सेक्शन में या फिर आपको पेडालॉजी के सेक्शन में जरूर देखने को मिल जाएगा। हर दूसरे साल ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीते हुए हैं। नंबर 4 पर बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, जिस कारण इन्हें आज यह उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। यानी कि दोस्तों यहां से आपको एक प्रश्न ये भी देखने को मिल जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी कितनी उम्र की थी तभी से ये अभ्यास करने लगी थी। तो आपको यहाँ पर 12 साल के उत्तर पर बिल्कुल टिक कर देना है। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमने इस पीपीटी में शामिल कर लिया है और ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। एनसीईआरटी बुक में भी आपका इससे ज्यादा नहीं दिया गया है। तो यहीं से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक कर्णम मल्लेश्वरी का, जिसमें आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल छोड़कर नहीं चलना है। इनसे जुड़ी सारी जानकारी आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है ताकि सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बने वो आपके बिल्कुल सही हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं तो जो आपका कार्य और खेल से संबंधित सभी जानकारियां थी वो सभी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। यानी कि अब अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आपके कार्य और खेल से कोई भी प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे पशु यानी कि जानवर को लेकर के। अब जानवर में आपको बहुत से जानवर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में शामिल किए गए। उन सबकी एक एक क्लास बिल्कुल विस्तृत तरीके से आपको मिलने वाली है, क्योंकि मैं पीपीटी इतने अच्छे से बना रहा हूं कि यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ईबीएस सेक्शन में तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। बिल्कुल विस्तृत तरीके से सारी चीजें आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए। कोशिश करता हूं कि आप सभी को एक वीडियो डेली दूं, लेकिन हो सकता है कि कभी मैं डेली वीडियो ना दे पाऊं तो एक दिन के बाद आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप उसे तुरंत देख लें। क्योंकि वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है, ज्यादा समय की वीडियो भी नहीं होती है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप डेली 10 से 15 मिनट की वीडियो देख सकते हैं और आप बिना किसी दबाव के अपने सीटेट की तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।